नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत सीरियस और एक नाजुक टॉपिक पर बात करने वाले नारी सुरक्षा और रेप केसेस इंडिया में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, ये हर एक माँ, बहन और बेटी के अलावा हर एक परिवार की स्टोरी है। 2014 से 2025 तक ऑफिशियल डेटा क्या कहता है, कानून क्या कहता है और क्या इन्फोर्समेंट हो रही है और असल में ग्राउंड पर क्या हो रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी के लिए नहीं बल्कि एक जगाने वाली आवाज है और खुद तुम्हारे लिए एक बेस है जहां से तुम सच का सामना कर सकते हो। सन 2014 से 2025 तक रेप केसेस डेटा मतलब क्या ये सिर्फ एक तस्वीर है या सच में कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। जब हम रेप और सेक्सुअल डेटा की बात करते हैं तो सबसे भरोसेमंद सोर्स होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब एनसीआरबी। इसका सालाना क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में साफ दिखाता है 1950 से लेकर आज तक पूरा डेटा अवेलेबल है और हमें ये बताता है कि कैसे टाइम के साथ क्राइम्स की रिपोर्टिंग और घटनाओं की संख्या बदली है। ना सिर्फ बदली है बल्कि बढ़ी भी है। इंडिया में रेप केसेस का ट्रेंड कुछ इस तरह से रहा। 2014 में 36,735, 2015 में 34,651, 2022 में 31,516 और फाइनली 2023 में 29,670 के आसपास रहा। ये डेटा बताता है कि 2014 से 2023 तक रेप केसेस लगभग 30 से 40,000 के आसपास रिपोर्ट हुए, मतलब लगभग 80 से 90 केस पर डे। हाँ, 90 केस पर डे। और सच ये है कि रिपोर्टिंग का ये नंबर रियल वर्ल्ड का एक सिर्फ सच्चाई का पार्ट दिखाता है। एनसीआरबी के 2015 के डेटा के हिसाब से इंडिया में लगभग 85% सेक्सुअल वायलेंस का केस रिपोर्ट ही नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे केसेस अलग अलग वजह से रिपोर्ट नहीं होते, जिसमें बदनामी, डर, फैमिली प्रेशर और पुलिस पर कम भरोसा और भी कई वजह हो सकती है। 2014 से 2023 तक का एनसीआरबी डेटा दिखाता है कि टोटल 3,29,000 के आसपास क्राइम केसेस अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2023 में रेप केसेस लगभग 29,670 थे। ये लगभग 1 लाख की वुमेन पॉपुलेशन पर 4.4 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक आंकड़ा है, हर एक नंबर के पीछे एक रियल लाइफ का संघर्ष है और गहरा दर्द छुपा हुआ होता है। कई रेप केसेस में सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि बहुत सारे तरीके से उस लड़की को मारा भी जाता है। स्टेट वाइज एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये भी सामने आया है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ज्यादा रिपोर्ट हुए, लेकिन रेट पर लाख फीमेल पॉपुलेशन में तेलंगाना सबसे ऊपर रहा है। दिल्ली, जहां ओवरऑल क्राइम टॉप पर रहता है, वहां रेप और सेक्सुअल वायलेंस पर सजा मिलने की दर कभी कभी सिर्फ 4% तक ही दिखाई गई है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसका मतलब साफ है, केसेस तो हो रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, लेकिन रिपोर्टेड नहीं हो रहे। मतलब ये कि आज भी हमारे सिस्टम की कमी लाखों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। और 2025 की ताजा रिपोर्ट में भी ये पता चला है कि कुछ जगहों पर पॉक्सो केसेस, चिल्ड्रन पर सेक्सुअल ऑफेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जबकि कुल मिलाकर क्राइम अगेंस्ट वुमेन थोड़े कम हुए। रियल नंबर्स और ट्रेंड्स बताते हैं कि हम रेप को इतना कम नहीं कर पाए, पर रिपोर्टिंग हुई है, जागरूकता बढ़ी है और प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लेकिन जब तक उस परिवार को जस्टिस नहीं मिलता तो कोई मतलब नहीं उस रिपोर्टिंग का, उस जागरूकता का, और कोई मतलब नहीं बनता ऐसे सिस्टम का। 2022 के एनसीआरबी डेटा के हिसाब से चलें तो लगभग 97% रेप केसेस में एक नॉन आदमी होता है विक्टिम का। फिर भी नंबर्स का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्टिंग और सजा मिलने के बीच का गैप अभी भी बहुत बड़ा है। चलो बात करते हैं इंडिया के रेप लॉ और इंडिया की कानूनी ढांचे। इंडिया में रेप और सेक्सुअल वायलेंस का नियम इंडियन पिनल कोड आईपीसी सेक्शन 375 और 376 के अंदर आता है। रेप या सेक्सुअल असोल्ट को एक सीरियस जुर्म माना गया, जिसमें पनिशमेंट मिनिमम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है और साथ में फाइन भी लगाया जाता है। सन 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद रेप की डेफिनेशन और फैलाई गई, जिसमें कंसेंट का क्लियर मीनिंग बताया गया, जिसमें लिखा गया अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द विल एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन। मतलब किसी महिला की मर्जी के बिना जबरदस्ती उससे यौन संबंध बनाया जाए तो वो रेप कहलाता है। अगर कंसेंट ली गई पर लड़की की एज 16 साल से कम हो तो भी उसको रेप माना जाएगा। ब्लैकमेल या धमकी देकर कंसेंट ली गई हो तो भी उसको रेप ही माना जाएगा। या फिर कंसेंट ऐसी महिला से ली गई जिसकी मेंटल हालत ठीक ना हो,
किसी लड़की का पीछा करना और ताकझाक करना भी इसी के अंदर आता है। हालांकि शादी के बाद होने वाले रेप को इंडिया में अभी तक क्लेरिफाई नहीं किया गया, बाहर रखा गया। रेप ऑफ चिल्ड्रन पोक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 से 20 साल की जेल और 12 साल से कम एज के केसेस में डेथ पेनल्टी तक के रूल लाए गए। अगर तुम इसको दूसरे देशों से कंपेयर करोगे तो ये डेफिनेशन बिल्कुल अलग होती है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में अगर शादीशुदा कपल में बिना कंसेंट के सेक्स होता है तो उसे रेप माना जाता है, लेकिन इंडिया में मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम इंडिया में मैरिटल रेप के केसेस को भी इंक्लूड करते हैं तो एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से अनरिपोर्टेड केसेस 99% तक पहुंच जाते हैं, जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इन सब वजह से सिर्फ रेप स्टैटिस्टिक्स देखकर इंडिया को जज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भी सच है कि इतने लो का होना ये गारंटी नहीं करता कि जस्टिस हर जगह और हर केस में बराबर ही मिले। चलो अब बात करते हैं रियल केसेस की, प्रोसिक्यूशन की और जुडिशियल ट्रेंड की। क्या सच में इतने लो होने के बावजूद हमारे देश की बहन बेटी सेफ फील कर रही है या अब भी जस्टिस नहीं मिल रहा? और ये जानने के बाद आपकी भी आंखें खुली रह जाएगी। क्या तुम्हें हाथरस का केस याद है? Young woman from Uttar Pradesh was gang raped. Police apathy and negligence of the system led to her death yesterday. उत्तर प्रदेश की एक यंग वुमेन के साथ गैंगरेप हुआ। सिस्टम की लापरवाही और पुलिस की नेग्लेंस की वजह से उसकी मौत हो गई। उस केस में विक्टिम ने इंसिडेंट के कुछ घंटों के बाद पुलिस में एफआईआर करवाने की कोशिश की। रेप हुआ था आपके साथ? कौन कौन थे? लेकिन पुलिस ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। फॉर्मर पुलिस ऑफिसर एसआर धारापुरी के अकॉर्डिंग पुलिस ने ना तो कंप्लेंट लिखी ना ही विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। एनसीआरबी के 2015 के डेटा के हिसाब से इंडिया में लगभग 85% सेक्सुअल वायलेंस केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। हाँ, 85%। इसके कई रीजन हैं। विक्टिम को लीगल सिस्टम पे भरोसा ही नहीं होता, उसे केस रिपोर्ट ना करने के लिए प्रेशर दिया जाता है और कई बार पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करती, जैसे हाथरस के केस में हुआ। ऐसे ही एक और ब्रूटल केस की बात करते हैं जो 2017 में हुआ, उन्नाव गैंग रेप केस। एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां एक बीजेपी एमएलए पर रेप और मर्डर जैसे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, सजा उम्र कैद तक भी पहुंची, लेकिन बेल और लीगल अपील के चक्कर में सर्वाइवर और उसके परिवार को अब भी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। अरे सोचने वाली बात यहाँ बनती है, जिस बच्ची का रेप हुआ उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। 4 तारीख 6वां महीना 2017 की है, रात 8 बजे की। मोहल्ले की सची सिंह पत्नी हरपाल सिंह मोहल्ले के ही कुलदीप सेंगर के पास हमको ले गई थी। और वो सिर्फ रेप ही नहीं, गैंग रेप जैसे घिनौने काम को कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने अंजाम दिया। इसके बाद वो लड़की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस वाले उस बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर के दबाव की वजह से रिपोर्ट नहीं लिखते। मुझसे प्राथमिक के साथ कुलदीप सेंगर ने रेप किया। तो उसके कुछ दिन बाद वो मजबूर और लाचार होकर सीएम योगी जी के आवास के सामने लखनऊ में आत्मदाह करने की कोशिश करती है। तब पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखती है। बाद में उसके पापा को एक झूठे केस में फंसाकर पुलिस स्टेशन में जान से मार दिया जाता है। कहने लगे अगर अपने घर में किसी को बताओगी तो तुम्हारे पूरे परिवार वालों को जान से मरवा के फेंकवा दूंगा। और इतना ही नहीं, 28 जुलाई 2019 को पीड़िता लड़की अपने परिवार और अपने वकील के साथ जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, जिसके चलते वो पूरे 14 दिन वेंटिलेटर पर रही, जिसमें उसके सिर पर चोट आई, फेफड़ों में चोट आई और कई हड्डियां टूट गई। ये सब होता हुआ देश की सरकार और सिस्टम देखता रहा। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो फैमिली कोई बड़े नेता, बड़े पावरफुल इंसान की ना होकर एक मिडिल क्लास फैमिली, और उस सजा का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि रिसेंटली 23 दिसंबर को हाई कोर्ट ने अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई और बीजेपी पार्टी उसका फूलों से स्वागत कर रही। तो अब सवाल उठता है कि कहाँ गया आपका लॉ, कहाँ गया आपका कानून, वो आपकी 375, 376 धारा जिनका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आज के टाइम पर पैसे के सामने सब कुछ झुक जाता है। तो अगर हमारा सिस्टम भी झुक गया तो कौन सी बड़ी बात। एक लेटेस्ट केस सामने आया है। 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी, जो कि उत्तराखंड की बेटी है, और वहीं पूर्व बीजेपी एमएलए विनोद आर्य, उनका एक होटल है वनंतरा रिसोर्ट, वो उसमें रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। तो 17 सितंबर 2022 को होटल के मालिक पुलकित आर्य ने
अंकिता से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी के उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जो एज ए गेस्ट होटल में आए थे, उसके साथ रात बिताने के लिए कहा और उन्हें खुश करने की बात कही। इस पर अंकिता भंडारी ने साफ मना कर दिया, तो होटल मालिक ने उस पर दबाव बनाया और नहीं मानने पर 18 सितंबर की रात इस बात को लेकर पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों में बहस होती है और बाद में इन्होंने अंकिता भंडारी को चिन्ना केनाल में मौत के मुंह में धकेल दिया और बाद में चिन्ना केनाल से अंकिता भंडारी की बॉडी पुलिस ने बरामद की। इसी के चलते कुछ एविडेंस, जिसमें भाजपा के विधायक सुरेश राठौड़, आरती गौड़ की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई, पता चला और दुष्यंत गौतम का नाम सामने आया। और ये सारा सच सुरेश राठौड़, जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी पत्नी उर्मिला राठौड़ ने फेसबुक पर लाइव शेयर किया। विनोद आर्य, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ हम गए थे घूमने, और अंकिता भंडारी थी उसमें, और वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं गौतम। मुझे कहा है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई में जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के 7 केस है, 7। अब इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और इतने ज्यादा पावरफुल लोगों के केसेस में होने से कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। 2025 में वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का केस हुआ, जिसमें आरोपियों ने 29 मार्च से 4 अप्रैल तक घर से बाहर किसी होटल में ड्रग देकर रखा गया, नशे वाली ड्रिंक पिलाई गई, जिसके दौरान उसका न्यूड वीडियो बनाया गया और उसे दिखाकर उसके साथ कई लोगों ने संबंध बनाए और उसके बाद उस पर हमला भी किया। बाद में 6 अप्रैल 2025 को टोटल 23 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। ये केस सोशल मीडिया पर एक बार फिर सेफ्टी को लेकर चिंता व्यक्त करता है। एक रिसेंट मथुरा केस में 13 साल की मानसिक रूप से कमजोर लड़की के रेप का केस सामने आया है, जो दिखाता है कि पोक्सो और कोर्ट में सख्त सजा मिल सकती है, पर जस्टिस का सफर हमेशा आसान नहीं होता। ये केसेस हमें ये दिखाते हैं कि लॉ मौजूद है, कोर्ट सजा देते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन और भरोसा, इन दोनों का गैप बहुत बड़ा है। मतलब इतना लंबा समय लग जाता है अपराधी को सजा मिलने में कि उस मिलने वाली सजा का कोई मतलब नहीं रह जाता। रेप होने के बाद अपराधी को सजा दिलवाने तक का सफर सर्वाइवर के लिए बहुत बुरा होता है। बहुत सी गर्ल्स तो इस लंबे प्रोसेस की वजह से रिपोर्ट करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। एक चिंता का विषय सजा मिलने की दर का भी है, जो कि बहुत कम ही रही है। दिल्ली जैसे कुछ एरियाज में रेप केसेस में फैसला आने की दर कभी कभी 4 से 5% तक ही रह जाती है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे केसेस या तो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं या सबूत की कमी की वजह से गिर जाते हैं। पब्लिक कंप्लेंट्स में शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने वाले केसेस को लेकर भी चर्चा होती रही है। जैसे गुड़गांव में 43% केसेस में ये पैटर्न देखने को मिला, जहां एक्यूज्ड को शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए, बाद में ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि कोर्ट से बरी होने का मतलब ये नहीं होता कि केस झूठा था। रेप हो भी जाए तो उसे साबित करना एक अलग ही महाभारत होती है। भारत में इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद गवर्नमेंट ने इतने सख्त रूल नहीं बनाए कि लड़की के स्टेटमेंट देने के बाद तुरंत गिरफ्तारी करके उसे सजा दे दी जाए। इस प्रोसेस में लगने वाले टाइम को दिनों और महीनों में नहीं गिना जा सकता, उसकी गिनती सालों में होती है। और इतना होने के बावजूद भी नतीजा लड़की के पक्ष में ही आए, ऐसा कोई कानून नहीं बना है, ना ही बनने की उम्मीद है। एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि रेप के बहुत बड़े हिस्से में कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही होता है, जैसे फैमिली मेंबर, जान पहचान वाला या पड़ोसी। ऐसा कई केसेस में देखा गया है, जो कि रिपोर्ट होने से लेकर इन्वेस्टिगेशन को और मुश्किल बना देते हैं। आइए थोड़ी नजर इंटरनेशनल कंट्रीज और उसके स्ट्रिक्ट लॉ पर भी डाल देते हैं।
दुनिया के कुछ कंट्रीज में रेप जैसे बहुत गंभीर जुर्म पर इतनी सख्त सजा होती है कि मर्डर या उससे बहुत सीरियस सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में उम्र कैद या उससे भी लंबी जेल मिल सकती है और साथ ही सर्वाइवर के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होती है। सऊदी अरेबिया जैसे देशों में रेप केसेस में मिलने वाली सजा में सीधा सर धड़ से कलम कर दिया जाता है। इंडिया कानून के हिसाब से काफी सख्त है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उतना सही तरीके से लागू होना और सजा मिलने की रफ्तार को तुरंत सुधारने की जरूरत है। बाहरी देशों के कंपैरिजन में यहाँ सिस्टम बहुत स्लो है, क्योंकि बीच में भ्रष्टाचार जैसे कई फैक्टर्स काम करते हैं। 2023 के लेटेस्ट एनसीआरबी डेटा के मुताबिक इंडिया में टोटल 4,48,211 क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट हुए, जिसमें से रेप और सेक्सुअल वायलेंस भी शामिल है। रेप के अलावा किडनैपिंग, हमला, दहेज में की गई मौत, एसिड अटैक और चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस भी इस आंकड़े का हिस्सा थे। अभी तक एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 में टोटल 29,670 केस सामने आए, जिसमें से अडल्ट वुमेन के साथ 28,821 रेप केसेस और माइनर गर्ल्स के साथ 849 रेप केसेस रजिस्टर हुए थे। इनके अलावा 2796 रेप करने की कोशिश और 113 एसिड अटैक भी सामने आए। ये नंबर एक रिपोर्ट का स्नैपशॉट है, पर इसके पीछे की सच्चाई और सिस्टम का रिस्पॉन्स को समझना बहुत जरूरी है। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सरकार ने अब तक क्या किया और अभी कानून क्या कहता है और ग्राउंड पर असल में क्या हो रहा है। अगर लॉ के अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इंडिया में रेप और सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढांचा बना हुआ है। आईपीसी सेक्शन 375 और 376 में रेप की परिभाषा और सजा लिखी हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अर्थात पोक्सो 2012 ने बच्चों के रेप केसेस और ज्यादा सख्ती से डिफाइन किए हैं, जिसमें ज्यादा सजा और बच्चों की सुरक्षा के नियम शामिल है। लॉज के दायरे वाइड होने के बाद भी आम लोगों की रियलिटी अलग होती है। पहला इशू सजा मिलने की दर का है। ऑफिशियल डेटा बताता है कि चार्जशीट दर 2023 में 77.6% थी, लेकिन कोर्ट में लटके हुए केसेस का परसेंटेज बहुत ज्यादा लगभग 90.8% तक रहा। इतने केसेस ट्रायल स्टेज में पेंडिंग थे। ये दिखाया है कि रिपोर्ट से सजा तक का सफर बहुत स्लो है और सर्वाइवर्स को जस्टिस मिलने में सालों लग जाते हैं। और इसी के साथ जिस बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ उसका मेंटल टॉर्चर और इस घटना के बाद उसके लिए समाज किन नजरों से उसको देखता है, इसके लिए अभी तक इंडिया की न्याय व्यवस्था ने कुछ नहीं किया है, ना ही कोई इस ओर ध्यान देता है। शायद ऐसा किसी बड़े नेता और पावरफुल पर्सन की बहन बेटी के साथ हो तो जरूर बदलाव आ सकता है, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया। दूसरा इशू सेक्सुअल ऑफेंस का नेचर है। पोक्सो केसेस भी बढ़ रहे हैं। तेलंगाना के राचाकोंडा में 2025 में पोक्सो केसेस 392 से बढ़कर 516 हो गए, जो एक परेशान करने वाला आंकड़ा है। इन सब घटनाओं के बाद सरकारी एक्शन में तेजी हुई या सिर्फ लापरवाही, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। 2020 के बाद सरकार ने कुछ इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे मिशन शक्ति सेंटर, खासकर उत्तर प्रदेश में। ये सेंटर पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहकर वुमेन सपोर्ट केंद्रों के रूप में काम करते हैं। उनका डाटा दिखाता है कि इसकी शुरुआत के बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन में काफी गिरावट आई है। रेप केसेस में लगभग 33.92% कमी हुई। डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज मौत में भी सुधार आया। ये एक पॉजिटिव एग्जांपल है कि अगर सिस्टम प्रोकेटिव हो और लोगों को साथ लेकर चलें तो रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। कई स्टेट ने वुमेन एम्पावरमेंट और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए, जैसे राजस्थान में स्कूल में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने की योजना, जिससे फ्यूचर में सेफ्टी और कॉन्फिडेंस बढ़े। पर ये इनिशिएटिव कुछ जगहों तक ही सीमित रहे। देश भर की तस्वीर देखें तो रिपोर्ट और सजा के बीच का गैप अभी भी बहुत ज्यादा है। और एनसीआरबी का डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में अभी भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। तेलंगाना जैसे स्टेट में पर लाख फीमेल पॉपुलेशन पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा रहा। यानी कानून है, लेकिन लागू करने और उसकी कार्रवाई की जो रफ्तार है वो इतनी फास्ट नहीं है और अभी तक ना ही फास्ट होने की उम्मीद है।
हमारे भारत देश में कोई भी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब राजनीतिक जवाबदेही देखने को नहीं मिलती। ऊपर हमने इतने केसेस पर बात की, किसी में भी सत्ताधारी पार्टी ने कोई जवाबदेही नहीं रखी, और भला रख भी कैसे सकते हैं जब उनके ही एमएलए ऐसे दुष्कर्मों को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत के राजनीतिक माहौल में रेप और सेक्सुअल वायलेंस को लेकर विवाद होते रहे हैं। 2017 का उन्नाव गैंगरेप केस, 2022 का अंकिता भंडारी केस, जिसमें कई बीजेपी एमएलए थे तो कई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये एग्जाम्पल बताते हैं कि ताकतवर लोगों के खिलाफ एक्शन लेना कितना धीरे और मुश्किल होता है, और कोई एक्शन ले भी तो पता नहीं अपराधी को बेल कैसे मिल जाती है। और 2025 में देश भर में ये मामले भी उठा कि कुछ नेताओं के मामले में विक्टिम को ही दोषी ठहराया जाता है और जानबूझकर देरी की जाती है, जिससे हमारी न्याय व्यवस्था काफी कमजोर प्रतीत होती है। ये बातें आम लोगों और सामाजिक संगठनों में काफी चर्चित रही हैं। इस पर निष्पक्ष जांच की मांग भी होती रही है। एक और राजनीतिक पहलू है जिसमें कहा गया, सोशल मीडिया पर कई बार कहा जाता है कि 74% रेप केसेस झूठे होते हैं, जबकि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से चलें तो सच ये है कि झूठे केसेस का परसेंटेज लगभग 8 से 10% के आसपास ही है, ना कि 70% से ज्यादा। हाँ, माना लॉ का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सिर्फ 8 से 10% ही है, और वो एक लिमिटेड है। ऐसी गलत जानकारी पब्लिक की सोच को बांट देती है और असली सर्वाइवर की आवाज को कमजोर कर देती है। जैसे स्वीडन में स्पेशल सपोर्ट यूनिट्स होते हैं, जहाँ सर्वाइवर की तुरंत काउंसलिंग, कानूनी मदद और सुरक्षा मिलती है, जिससे रिपोर्ट करने का भरोसा और सजा की दर दोनों बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये सब देखकर समाज का आम नागरिक, आप और मेरे जैसे लोग क्या कर सकते हैं। सिर्फ सरकार या कानून ही नहीं, बल्कि हम जैसे आम लोग भी बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसमें पहला है अवेयरनेस कैंपेन चलाना। जैसे सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेजेस और लोकल एरियाज में जेंडर रिस्पेक्ट और कंसेंट पर अवेयरनेस फैलानी चाहिए। लोगों को समझाना जरूरी है कि नो का मतलब हमेशा नो ही होता है। दूसरा है बाय स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, जिसमें यूथ को ट्रेन किया जाए कि कहीं गलत होता दिख जाए तो बिना खुद को डेंजर में डाले कैसे रिएक्ट करें। जैसे हेल्प बुलाना, वीडियो बनाना या विक्टिम के साथ खड़े रहना और उसे संभालना। विक्टिम्स को सपोर्ट मतलब लीगल प्रोसेस बहुत लंबा और थकाने वाला होता है, इसलिए एनजीओ और कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू विक्टिम को इमोशनल सपोर्ट, लीगल हेल्प और फाइनेंशियल मदद देनी चाहिए, ताकि वो अकेली महसूस ना करे। लास्ट है डिजिटल सेफ्टी एजुकेशन। आज के टाइम में ऑनलाइन हरेसमेंट, रिवेंज पोर्न और साइबर अब्यूज बिल्कुल कॉमन हो गया है। हमें इसमें खासकर ज्यादातर यूथ और बाहर पढ़ने वाले बच्चों को सिखाना चाहिए कि सेफ कैसे रहें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, प्राइवेसी सेटिंग और भी किसी मिसयूज पर तुरंत रिपोर्ट कैसे करें। और हाँ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला कमेंट्स में, तो मैं ये वीडियो लाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। पहले की अपेक्षा अब कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य के एग्जाम्पल से साफ पता चलता है कि मिशन शक्ति जैसे प्रोग्राम के थ्रू और तेजी से एक्शन लेने से केसेस और क्राइम्स रेट में दोनों में गिरावट आई है, और क्राइम रेट वहां नेशनल एवरेज से लगभग 11% कम हो गया है। ये अपने आप में एक मिसाल है। इससे गवर्नमेंट को थोड़ी सीख लेकर ना सिर्फ एक स्टेट तक सीमित रखा जाए, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में ग्रो करना चाहिए। ये दिखाता है कि अगर पुलिस और जुडिशरी मिलकर काम करें तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मल्टी लेयर्ड ही क्यों होता है। इसकी कई वजह हो सकती है। सिर्फ एक ही कानून काफी नहीं होता असली सुरक्षा और न्याय के लिए। इसके लिए 4 स्टेज पर काम होना चाहिए। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, मतलब सबसे पहले क्राइम होने से भी पहले ही उसे रोका जा सकता है। इसके लिए स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन, घर पे वैल्यूज और सोसाइटी में जेंडर रिस्पेक्ट की सोच डेवलप करनी होगी। लोगों की मेंटलिटी बदलेगी तभी तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा है इजी रिपोर्टिंग। रिपोर्ट करना आसान बनाया जाए। विक्टिम को इतना सेफ फील होना चाहिए कि वो बिना डरे कंप्लेंट कर सके। पुलिस को भी खुद पर ट्रस्ट बिल्ड कराना होगा। इसके लिए
हर पुलिस स्टेशन में एक वुमेन हेल्प डेस्क होना चाहिए, साथ ही हेल्पलाइन और फास्ट हों और ऑनलाइन FIR जैसे ऑप्शन होने चाहिए ताकि केस तुरंत रजिस्टर हो सके। थर्ड नंबर पर आता है फास्ट जस्टिस, तेज सुनवाई। केस सालों तक लटके ना रहे, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और उसमें ट्रेंड जजेस हो और विटनेस की प्रॉपर प्रोटेक्शन हो ताकि वो बिना प्रेशर के सच बोल सके। जस्टिस मिलेगा तो गलत करने वालों में भी डर बना रहेगा। अगला आता है रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास। जस्टिस सिर्फ एक सजा तक सीमित नहीं होता, विक्टिम के लिए काउंसलिंग के साथ मेडिकल हेल्प, स्किल ट्रेनिंग, जॉब सपोर्ट और प्रॉपर कंपनसेशन मिलना भी जरूरी होना चाहिए ताकि वो दोबारा रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी जी सके। हमारा भारत जिसमें सभी धर्मों के लोग भाईचारा के साथ रहते हैं, उसमें प्रेजेंट टाइम में औरतों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर समाज जागरूक होता है और सिस्टम साथ देता है तो इसको पॉसिबल बनाया जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर हम जागरूक होकर कदम उठाएं और एक बुलंद आवाज उठाएं तो ये परिकल्पना हमारे देश की महिलाओं के लिए भविष्य बन सकती है। दोस्तों, 2023 के आसपास के NCRB डेटा से हमें एक अंदाजा मिलता है कि लगभग 4,50,000 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट हुए, जिसमें से 29,670 रेप केसेस थे। कुछ जगहों पर सुधार हुआ है, चार्जशीट की दर ठीक है, कुछ स्टेट में क्राइम रेट घट रहा है, लेकिन सिस्टम की बड़ी समस्याएं अभी पूरी तरह से हल नहीं हुई है। और आज के टाइम पर समाज में गलत जानकारी फैलाना और विक्टिम को ही दोषी ठहराने वाली सोच को चैलेंज करना जरूरी है। हमें इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि सोच बदलेगी तभी प्रेजेंट सिचुएशन बदल पाएगी, ताकि असली पीड़ितों की आवाज मजबूत हो और उन्हें जल्दी न्याय मिल सके। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये ध्यान से समझ लीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई जरूरी बात छूट गई है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम युवा शिक्षा, जेंडर संवेदनशीलता और डिजिटल सेफ्टी टिप्स पर डिटेल्स में बात करें तो जरूर बताएं। तब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जागरूकता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि शिक्षा और जागरूकता ही सबसे पहला कदम है एक सुरक्षित समाज की तरफ। जय हिंद, जय भारत।